कैंसर सुनते ही मतलब मरीज या मरीज का साथ वाले जो भी है वो समझते हैं कैंसर मतलब कैंसल। हम अपने भोजन और लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस करके कैंसर से बच सकते हैं। आजकल के जमाने में आप देख सकते हो 18 साल की लड़का है या तो 40 साल की लड़का है जो भी है, तो वो सब मतलब एडिक्टेड है। सबको चाहिए बीड़ी सिगरेट गुटखा। तो आजकल के बच्चे को आप हेल्थी डाइट आप बताओगे कोई नहीं खाएगा। क्या ओरल कैंसर सिर्फ बीड़ी तंबाकू या सिगरेट से ही होते हैं या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो ओरल कैंसर को बढ़ाते हैं। तो ओरल कैंसर काली देखो ये रिस्क फैक्टर कई सारे होते हैं, 15-20 कई सारे भी रिस्क फैक्टर होता है। हमारा दिमाग में यही रहता है टोबैको खाने से स्मोकिंग करने से अल्कोहल पीने से कैंसर आता है। ये गलत है। देखो कई सारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, पूर ओरल हाइजीन। कि अगर कोई गांव में दातून कर रहा है, वो ब्रश टूथब्रश टूथपेस्ट और टूथब्रश ना करके वो दातून कर रहा है, तो दातून से कैंसर हो सकता है। ना ओरल हाइजीन पूर रखता है। देखिए आप मतलब टूथब्रश और टूथपेस्ट से अच्छे से आप मुंह साफ कर सकते हैं। तो जो दातुन वो नीम लीफ जो भी यूज करेगा वो जम्स नहीं कटेगा। तो ओरल कैविटी में जितना जम रहेगा वो पूरा अच्छे से निकलेगा नहीं, वो मुंह में ही रहेगा। और मुंह में से ये बैड ब्रेथ स्मेल आता रहता है। सो इन फ्यूचर ये दांत की इन्फेक्शन हो सकता है। योग गुरु रामदेव रामदेव ने क्लेम किया कि योगा से भी कैंसर ठीक होते हैं। उनकी कुछ दवाइयों और योगा से कैंसर का इलाज संभव है। कोविड पेशेंट जिन्हें एक बार कोविड हो चुका है, क्या उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैंसर आज दुनिया में सबसे तेजी से फैल रही बीमारी है और बीमारी ऐसी कि जिसे एक बार हो जाए वो जीने की उम्मीद खो देता है। लेकिन अब कैंसर लाइलाज नहीं है। देश और दुनिया में ऐसे कई डॉक्टर और अस्पताल हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। लेकिन कैंसर को लेकर हमारे मन में कई तरह के मिथ होते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन सा सिम्टम्स किसी छोटी बीमारी का है या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का। अगर एक बार कैंसर हो जाए तो इसे निजात कैसे पाएं, क्या करें, कहाँ जाएं, किसे दिखाएं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट ना मिलने की वजह से हम अक्सर डाउट में रहते हैं। ऐसे तमाम सवालों के आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे श्रीनिवासम कैंसर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल डॉक्टर प्रदीप से, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो सके। मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। डॉक्टर प्रदीप, कैंसर के जल्दी डायग्नोसिस और या जल्दी पता लगाने के लिए अभी कौन कौन से तकनीक आ चुके हैं। अभी हम लोग ने कई सारे कैंसर के बारे में सुना है। आपने कैंसर इतना बड़ा बीमारी है। सब लोग मतलब कैंसर सुनते ही मतलब मरीज या मरीज का साथ वाले जो भी है वो समझते हैं कैंसर मतलब कैंसल। मतलब ये रहेगा 6 महीने या 1 साल या तो 1.5 साल तक रहेगा। ये तो हमने मतलब कई साल पुराने का बात है। अभी तो वी आर इन 21st सेंचुरी में है हम लोग। तो अभी नया नया टेस्ट आ चुका है हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग। तो सारी पेशेंट हम जो भी है पेशेंट के साथ वाले ये सोच बताते हैं, हमसे पूछते हैं कि कैंसर आया है डॉक्टर साहब, हम पहले पता कर लिए होते मतलब इसको क्यूर कर सकते थे। तो अभी ये प्रिवेंशन का ये वर्ड है, सब लोग सुना ही होगा लोग। तो प्रिवेंशन के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग तरीके से स्क्रीनिंग हम करते हैं। लंग कैंसर को हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे या तो सीटी स्कैन करा सकते हो। सस्पेक्टेड केसेस में सबको हम मतलब एक्सरे या तो सीटी नहीं करा सकते। और सर्विक्स केसेस में हम लोग पैप स्मीयर करा सकते हो अर्ली डिटेक्शन के लिए। मान के चलिए आप 25 साल से ऊपर है या तो 40 साल लगभग है, इन सारी फीमेल्स को हम ये सजेस्ट करते हैं रेगुलरली ईयरली वंस आपको पैप स्मीयर कराना जरूरी है। और इसमें आपको पता लगता है बच्चेदानी का बीमारी है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, कई सारी बीमारी वो गर्भकोश की संबंधित आप पैप स्मीयर में आप पकड़ सकते हैं। इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ब्रेस्ट के लिए हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हो। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करा सकते हो, मैमोग्राम करा सकते हो और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हो। ये सारी ये स्क्रीनिंग टेक्निक है,
ये यूज किया जाता है तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो बीमारी आने की संभावना है, तो ये टेस्ट ये बता सकते हैं। और ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम कुछ हार्मोन टेस्ट या कुछ ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं। सीरम पीएसए लेवल, प्रोस्टेट एंटी स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं इसको, इसका लेवल हम पता करने से हमको अर्ली डिटेक्शन मतलब सस्पिशियस कैंसर पकड़ सकते हैं। तो यदि आप पीएसए लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कुछ तो गड़बड़ है। तो जब हम स्क्रीनिंग से दौरान आपको पता चल गया, तो आगे टेस्ट हम करा सकते हैं, जैसे पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है। तो अलग अलग कैंसर, शरीर में कई सारी ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग रहता है। सबको हम सारी टेस्ट लिख नहीं सकते कि हमारा रूटीन प्रैक्टिस में क्या क्या संभावना है। जैसे ये 40 साल उम्र या फीमेल आती है, वो पूछती है हमसे, डॉक्टर साहब हमें कैंसर स्क्रीनिंग कराना है, उसको हम ये कह सकते हैं ये गर्भकोश का स्क्रीनिंग पैप्समियर कराओ, और ब्रेस्ट का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राम कराओ। तो कई सारी कैंसर के लिए कई सारी स्क्रीनिंग है, सारी स्क्रीनिंग सबको हम कर नहीं सकते। वो रिस्क फैक्टर किसको ज्यादा रहता है, रिस्क रिस्क ग्रुप हम कहते हैं, उनको सबको हम स्क्रीनिंग करने से कैंसर को हम जल्दी पकड़ सकते हैं। ये स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी। मेरा अगला सवाल था, हम अपने भोजन और लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस करके कैंसर से बच सकते हैं? तो ये पहली वाला रिस्क फैक्टर ये है। आजकल के जमाने में आप देख सकते हो, 18 साल की लड़का है या तो 40 साल की लड़का है, जो भी है, तो वो सब मतलब एडिक्टेड है, सबको चाहिए बीड़ी सिगरेट गुटखा। तो आजकल के बच्चे को आप हेल्थी डाइट आप बताओगे, कोई नहीं खाएगा, वो कहेगा हमें पिज्जा चाहिए, हमको बर्गर चाहिए, ये सब फैशन है। तो हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो हम आपको आप सोच सकते हो हमारा दादाजी और जो भी है वो कितने साल तक जिए। आजकल आप देख रहे हैं 40 साल से पहले ही सबको हाइपरटेंशन आ रहे हैं, डायबिटीज आ रहे हैं, कैंसर आ रहे हैं। आजकल अखबार में आप पढ़ लिया होगा, 18 साल का लड़का को मतलब ये कैंसर आ गया। 6 साल का बच्चे हैं उसको कैंसर, ब्लड कैंसर आ गया। ये सारी क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब हम सोचते नहीं। आजकल हम मॉडर्नाइजेशन तो सोच रहे हैं, जो अल्कोहल और ये स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और अपने आप फिजिकली हम एक्टिव नहीं रखते हो, बैठे बैठे काम करना चाहते हो, आसानी से हम पैसे कमाना सोचते हैं। सो फिजिकली हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं है, सो बैठे बैठे काम करोगे, हमारा शरीर फिजिकली कैसे कर। तो जो भी आप खाओगे पियोगे उसको तो आप डाइजेस्ट तो करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो बच जाता है वो बर्न नहीं होता है, तो फैट टिश्यू बन के वो आपके शरीर में डिपॉजिट होते हैं। ये फैट सेल्स है जो भी है, तो कितना फैट सेल्स है डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ है, तो एक्सेस फैट वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाता है फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन मतलब वेरिएशन होता है। तो ये हार्मोनल वेरिएशन की वजह से आपको इन फ्यूचर में ब्रेड गाल ब्लैडर, तितली का तेली का मतलब स्टोन्स, इन फ्यूचर इट में आपको गाल ब्लैडर कैंसर बन सकते हैं। ये एक्सेस फैट डेपोजिशन की वजह से पेशेंट को आप गर्भ को बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का भी संभावना है। तो ये हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। ये अल्कोहल से और ये टोबैको से, आप देखा होगा सिनेमा में पहली एड्स वो आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, टोबैको कंजप्शन कासस कैंसर, सब लोग पढ़ा होगा, सब लोग देखा होगा, सारी अखबार में भी छपता है। फिर भी हम लोग सोचते नहीं है, फिर स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कंजप्शन करते हैं। सो ये टोबैको और ये सबकी वजह से इतना कैंसर की बर्डन ज्यादा हो रहा है इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, टोबैको कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन, सेकेंडरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और आप सबको हेल्थी डाइट लेना जरूरी है कैंसर से बचाव करने के लिए। क्या ओरल कैंसर सिर्फ बीड़ी तंबाकू या सिगरेट से ही होते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो ओरल कैंसर को बढ़ाते हैं, या ओरल कैंसर हमारे अंदर लाते हैं?
तो ओरल कैंसर खाली देखो, ये रिस्क फैक्टर कई सारे होते हैं, 15-20 कई सारे भी रिस्क फैक्टर होता है। हमारा दिमाग में यही रहता है टोबैको खाने से, स्मोकिंग करने से, अल्कोहल पीने से कैंसर हम्म। आता है। ये गलत है। देखो कई सारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, पूर ओरल हाइजीन। तो कुछ लोग हैं, अभी भी आप देख सकते हो गांव में, वो टूथ ब्रश और टूथपेस्ट नहीं यूज करते। वो अभी भी वो नीम का लीव्स और नीम की पत्ते से वो ब्रश करते। ओरल हाइजीन बहुत पूर रखते। उस टाइम पे आपको अनहाइजीनिक वजह से भी आपको गाँव बन सकता है, वो गाँव भरेगा नहीं, या तो गाँव में मतलब पस आएगा। तो उसमें वजह से इन फ्यूचर इट में टर्निंग मैलिग्नेंसी हो सकता है। और कई सारी दांत वाले डॉक्टर है, आप कई सारी देखा होगा विलेजेस में, आपको झोला छापे वाले डॉक्टर रहता है, तो टूथ एक्सट्रैक्शन अपने आप कर देता है। तो जब दांत उखाड़ लेता है, वो अच्छे से हीलिंग नहीं होगा। तो हीलिंग नहीं होता है, वो अल्सर बन के इन फ्यूचर में वो भी कैंसर हो सकता है। और कभी इंजरी हो जाता है, कई सारी मतलब दांत शार्प टीथ कहते हैं हम लोग, उस शार्प टीथ की वजह से मुंह के अंदर वो अल्सर हो जाता है। रिपीटेड अल्सर होने की वजह से वो इन फ्यूचर में वो कैंसर बन सकता है। या और पूरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, पूर ओरल हाइजीन है, रिपीटेड इंजरीज है, टूथ एक्सट्रैक्शन है। ये कई सारे फैक्टर है जुड़े हुए, कैंसर की संभावना वो बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने जैसे जिक्र किया, तो क्या दातून करने से, अगर कोई गांव में दातून कर रहा है, वो ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट और टूथब्रश ना करके वो दातून कर रहा है, तो दातून से कैंसर हो सकता है? अगर कोई कंटिन्यू दांतों दातून से कर रहा है, कैंसर ब्रश नहीं नहीं कर है रहा वो, तो? ना ओरल हाइजीन पूर रखता है। देखिए आप मतलब टूथब्रश और टूथपेस्ट से अच्छे से आप मुंह साफ कर सकते हैं। तो जो दातुन वो नीम लीफ जो भी यूज करेगा, वो जम्स नहीं कटेगा। जो ओरल कैविटी में जितना जम रहेगा वो पूरा अच्छे से निकलेगा नहीं, वो मुंह में ही रहेगा। और मुंह में से ये बैड ब्रेथ स्मेल आता रहता है। सो इन फ्यूचर ये दांत की इन्फेक्शन हो सकता है। वो दांत अच्छे से आपको साफ नहीं किया होता, वो उसके अंदर बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल है, वो इन्फेक्शन करता है। वो जब जर्म्स पैदा हो जाता है, वो दांत का इन्फेक्शन होकर पस निकलने लगता है। वो रिपीटेड इन्फेक्शन होने की वजह से आपको अल्सर बन जाएगा। ये अल्सर हील नहीं होगा, इन फ्यूचर में वो कैंसर बन सकता है। ओके। डॉक्टर प्रदीप, क्या होम्योपैथी और आयुर्वेदा से भी कैंसर का इलाज संभव है? होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ये कई सारे लोग देखिए, हम लोग कैंसर में बहुत लास्ट स्टेज में है, मरीज अब बच नहीं सकता है, और कितना दिन रहेगा जब तक उसको पैलिएटिव केयर दे दो, या तो कितना दिन रहेगा तब तक उसको खुश रखो, ये सारी चीज हम कहते हैं। जब ये मरीज के साथ वाले पहली सवाल ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम आयुर्वेदिक इलाज करा सकते हैं या तो होम्योपैथी इलाज करा सकते हैं? तो अभी तक ये देखिए, हम लोग एलोपैथी मेडिसिन देने से कई सारे हम ट्रायल कर कर देते हैं पेशेंट को। ये प्रूव स्टडी है, और कई सारे हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी में अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है हमें ये कैंसर का सेल्स को ये मार सकता है। मेरा कहना ये है, देर इज नो एनी प्रूव स्टडीज इन एलोपैथी और इन sorry, in homeopathy or ayurveda to prove that the ayurvedic medicines या तो homeopathy medicines can cure the cancer. अभी कुछ There समय is no पहले, role of ayurveda or homeopathy as per my opinion. ओके, योग गुरु रामदेव रामदेव ने क्लेम किया कि योगा से भी कैंसर ठीक होते हैं, उनकी कुछ दवाइयों और योगा से कैंसर का इलाज संभव है। तो मेडिकल साइंस इससे एग्री करता है कि योगा से भी कैंसर सही हो सकता है? आयुर्वेदा, नहीं होम्योपैथी और आयुर्वेदा नहीं, लेकिन योगा कैंसर के लिए, कैंसर से लड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। अभी अभी बाबा रामदेव ने जो कोविड के इलाज के लिए उन्होंने फैसला उठाया, वो सिरप निकाला है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनको केस डाला है। अभी इन्होंने पूरा खुलेआम में माफी मांगा है। ये उनके पास कोई प्रूव स्टडी नहीं है। अभी योगा करने से मतलब ये कैंसर मतलब ठीक हो सकता था, मतलब इतना बड़ा बड़ा सेंटर, चाहे वर्ल्ड वाइड है चाहे इंडिया में, इतना सारा टाटा मेमोरियल, रीजनल सेंटर कैंसर और किदवाई ये वगैरह खुलने का जरूरत क्या था? इतना सारे लोग कैंसर के ऊपर हम रिसर्च करने की जरूरत क्या है? सब लोग योगा करके ठीक हो सकता था। सो देर इज नो एनी प्रूव्ड स्टडी
ये योगा कैन क्योर दी कैंसर, ये तो मेरा अपोजिशन है। योगा की वजह से कैंसर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये किस तरह का रोल है इसका? देखिए, ये कैंसर ट्रीटमेंट है कंप्लीट 3 मोडेलिटी ऑफ मैनेजमेंट। खाली एक मोडेलिटी में आप इलाज बिल्कुल कर नहीं सकते कैंसर का। अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। ये हम कहते हैं कंबाइंड मोडेलिटी ऑफ अप्रोच इन ट्रीटिंग द कैंसर। तो ये 3 कंबाइंड मोडेलिटी क्या क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी। ये पहली है आप सर्जरी, जो भी है आप सुना होगा, कैंसर की गांठ निकाल दिया शरीर से, अब तो कैंसर बचा नहीं है मेरे लिए, तो डॉक्टर साहब ने बोला अब रेडिएशन कराओ और कीमो कराओ तो ठीक हो जाएगा। ये पेशेंट कहते हैं, सो आपने सुनना होगा रूटीनली। ये सर्जरी जो किए हम लोग डॉक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो रहते हैं, वो लोग ऑपरेशन करने के बाद हम लोग जो कहते हैं, जो कैंसर का कीटाणु जो बचा है, चाहे ब्रेस्ट का गांठ हो, चाहे गर्भकोश का गांठ हो, चाहे कई और इंटेस्टाइन गांठ हो, जो हमने निकाला है, तो ये मैक्रोस्कोपिक डिसीज है। वो डिसीज हम आंख से हम दिख सकते, वो डिसीज उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद इसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। भेजने के बाद हमें ये पता चलता है ये कौन सा ग्रेड में है, कौन सा स्टेज में है, क्या है स्टेज। वो पता चलने के बाद ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, डिपेंडिंग ऑन द ये ग्रेड में हम लोग आगे क्या करना है इसको, चाहे रेडिएशन चाहिए चाहे कीमोथेरेपी चाहिए, पेशेंट को हम डिसाइड करते हैं। ये रेडिएशन किस चीज के लिए देते हैं, क्योंकि पेशेंट को मैक्रोस्कोपिक डिसीज तो उन्होंने निकाल लिया, क्या आंख में क्या दिखेगा वो सब निकाल दिया। माइक्रोस्कोपिक डिसीज तो रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में कई सारे कैंसर सेल घूमता रहता है शरीर में। जब मैक्रोस्कोपिक डिसीज निकालने के बाद वो लोकल साइट जो भी है, ब्रेस्ट का गांठ है या ये बच्चेदानी का गांठ है, उस जगह में हम रेडिएशन देने से जो माइक्रोस्कोपिक डिसीज आगे 6 महीने के अंदर ये लौटने की संभावना जो रहता है, वो मारने के लिए हमें रेडिएशन देना जरूरी है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन से वो काली कैंसर का कीटाणु को मार सकता है, ये नॉर्मल टिश्यू को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ये रेडिएशन थेरेपी है। कीमोथेरेपी जब हम एडवाइस करते हैं, जिस जो पेशेंट को जो ब्लड सर्कुलेशन में कैंसर सेल्स घूमता रहता है, जब सर्कुलेशन में कैंसर सेल रहता है तो विद इन 6 मंथ में उसको बीमारी लौट के आने का संभावना ज्यादा रहता है। जब स्टेज ज्यादा है या ग्रेड ज्यादा है, उस पेशेंट को हम कीमोथेरेपी देना जरूरी है। तो आप अब समझ सकते हो, सर्जरी जो मैक्रोस्कोपिक डिसीज को करते हो, रेडियोथेरेपी जो माइक्रोस्कोपिक डिसीज और लोकल कंट्रोल के लिए हम करते हैं, और कीमोथेरेपी जो ब्लड सर्कुलेटिंग कैंसर सेल के लिए हम करते हैं। ये सारी तीनों मॉडलिटीज यूज करके कैंसर को शरीर से हटाएंगे और पेशेंट को और ज्यादा दिन जीने के लिए हम उसको सहायता देंगे। क्या किसी एक कैंसर, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट बाकी ऑपरेशन सर्जरी हमने कर दी, उसके बाद कीमोथेरेपी दे रहे हैं या फिर रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, ये बाद में डिसाइड होता है, ये पहले से डिसाइड है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें कीमोथेरेपी करना है, या फिर दूसरा कैंसर है तो हमें रेडियोथेरेपी करना है, ये प्री डिसाइडेड या फिर आफ्टर सर्जरी डिसाइड होता है ये? जो हमें एक गाइडलाइंस मानते हैं, एनसीसीएन गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग गाइडलाइन लेते हैं। हमारा ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, एनसीसीएन गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के दौरान हम लोग, जैसे पेशेंट आएंगे हमारा पास पहली बार, जो मरीज को हम पूरा अच्छी तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर देते। ये सारी करने के बाद हमें उसको, कैंसर में 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में खाली लोकलाइज इतना 2 सेंटीमीटर गांठ है, खाली ब्रेस्ट के अंदर है, तो इसको स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 ब्रेस्ट के अंदर है और थोड़ा सा उसकी ड्रेनिंग लिम्फ नोड में भी पहुंचा है, तो स्टेज 2। स्टेज 3 है, लिम्फ नोड में पहुंच गया और ये सुप्राक्लाविकुलर रीजन होता है हमारा, वो वहां भी पहुंच गया, सो उसको हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 है, छाती में वो मतलब फिक्स्ड है, और ये अलग अलग लंग्स में या लीवर में कई सारी जगह में वो फैला हुआ है, या तो हड्डियों में भी फैला हुआ है, जो स्टेज 4 कहते हैं।
जो पेशेंट आने के बाद हम लोग उसको स्टेजिंग करते, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, स्टेज 1 में क्या करना, स्टेज 2 में क्या करना, स्टेज 3 में क्या करना, स्टेज 4 में क्या करना, ये हमारा गाइडलाइंस रहता है। उस गाइडलाइन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं इस पेशेंट को पहले क्या देना है, क्या कीमो देना है, रेडिएशन करना है, सर्जरी करना है, डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइन। सो ये स्टेज करके उस स्टेज के हिसाब से हम लोग इलाज प्लान करते हैं। कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि कीमोथेरेपी जितने जितने लोगों को मैंने देखा या पढ़ा है तो ये बहुत भयानक साइड इफेक्ट, बाल नहीं है, सारी चीजें जो एक जिसे कैंसर है देख के नहीं बता सकते, लेकिन अगर कीमोथेरेपी हुआ है तो पूरी दुनिया बता देगी इसको कैंसर था। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव तो है क्या? कीमोथेरेपी के लिए अल्टरनेटिव आया है, मतलब इतना इफेक्टिव टारगेटेड थेरेपी हम कहते हैं। तो कई सारे पेशेंट कहते हैं हमें कीमोथेरेपी नहीं चाहिए, हमें तो बाल घट जाएगा, हमें साइड इफेक्ट्स होएगा, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए, तब उनको हम एक ऑप्शन दे सकते हैं। ये टारगेटेड थेरेपी है। ये टारगेट थेरेपी है देते हैं, वो काली रिसेप्टर्स को टारगेट करके, कैंसर की सेल्स के ऊपर कई सारे रिसेप्टर्स रहते हैं, वो कैंसर सेल की रिसेप्टर की ऊपर काम करके वो कैंसर सेल बढ़ाने के लिए, मतलब उसको वो घटाने के लिए कोशिश करता है। ओनली टारगेट टुडे रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द कैंसर सेल्स। सो ये टारगेटेड थेरेपी देने की वजह से तो कई सारे अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आए हैं, और वो वो क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम नोट देखा है हमने। खाली टारगेटेड थेरेपी देने से हमको रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं आया है। उसके साथ साथ लो डोज में या तो कुछ और कीमोथेरेपी आप जोड़ने से आपका रिएक्शन भी कम आया, हमने देखा है प्रैक्टिस में। और ये भी देखा है हमने, उसका सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स जो भी है वो भी कम आए। जो खाली टारगेटेड थेरेपी देने के बाद रिजल्ट जो आए, टारगेटेड थेरेपी के साथ थोड़ा जो लो डोज कीमोथेरेपी देने के साथ रिजल्ट आए, ये बहुत अंतर है। तो हमारा मतलब ये कहना है, कीमोथेरेपी को कहीं से भी आप अवॉइड कर नहीं सकते हो। खाली टारगेटेड थेरेपी देने से आपका कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता है। और एक दिक्कत ये है, पेशेंट को हम टारगेटेड थेरेपी हम सजेस्ट करेंगे तो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं रहता है। ये टारगेटेड थेरेपी इंजेक्शन बहुत महंगा है। एक एक इंजेक्शन आपको कई सारी, हमने लंग कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में हमने देखा 1.5 लाख तक आता है। वो कम से कम 18 साइकिल, 10 साइकिल या 6 साइकिल हम एडवाइस करेंगे। मरीज कम से कम 20 लाख 25 लाख तक खर्च करना पड़ेगा। तो कीमोथेरेपी दवाई जो आएगा 25,000 20,000 में, वो टारगेटेड थेरेपी का दवाई आपको आएगा 1.5 लाख में। तो ये इंडिया में कई सारे बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हमने देखा है, वो अफोर्डेबल कर नहीं सकते। सो कीमोथेरेपी के कोई ड्रग अभी तक रिप्लेस कर नहीं पाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस में जो देखा है। ओके। डॉक्टर प्रदीप, कैंसर को लेके बहुत तरह के मिथ हैं लोगों में कि साबुन लगाने से कैंसर हो जाता है, ये टूथपेस्ट करने से कैंसर होता है, और जैसे अगर स्क्रीन पे कुछ चीजें गिर गई या कहीं जला हुआ है तो ये आगे बढ़ के, मतलब बहुत सारे अलग अलग, आप जिस भी सोसाइटी में जाएंगे वहां पे, गांव में हम जाएंगे उसके लिए कुछ अलग मिथ है, हम थोड़े ऊपर गए उसके अलग अलग मिथ है। तो आपके पास जैसे जैसे केसेस आते हैं तो कैंसर को लेके ऐसे कौन से मिथ हैं जो अक्सर आपके पास आते हैं, और वो उसका जवाब क्या हो सकता है? मतलब मिथ और जवाब दोनों आप हमें ये बताइए। हमने मतलब कई सारे पेशेंट को उन्होंने देखा है। सबसे पहले प्रॉब्लम है, जब पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट करता है होने के बाद, तो उसकी घर वाले को आप बताओगे ना, जब घर वाले उसको देखने का तरीका ही बदल हो जाता है। तो एक कई सारे लोग सोचते ही है 6 महीने रहेगी या तो 1 साल रहेगी, इसको इतना सारा पैसा क्यों हम खर्च करें, पहली सवाल। दूसरी सवाल क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, जो उनको उनके पास जाने मतलब उसके माँ या बाप जो भी है, उसको चूने नहीं देते बच्चे को। इसके दिमाग में ये रहता है कैंसर चूने से आ जाता है, उसके साथ रहने से उसको कैंसर आ जाता है। ये कैंसर की बीमारी है, छुआछूत का बीमारी नहीं है। ये लोगों को हम लोग मतलब समझाना है, ये कैंसर का बीमारी है छूने से, वो कैंसर का मरीज के साथ बैठने से, ये कैंसर का मरीज के साथ खाने से वो फैला नहीं जाता है। दूसरी मिथ हमने देखा है। तीसरी मिथ जो है, पेशेंट मतलब कैंसर
जो मंदिर मस्जिद जो भी है, कई सारे पेशेंट हमने देखा है वो इस मंदिर में चले जाओ, वहां से टीका लगाओ, वहां मंदिर को मतलब ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। कहीं भी आप जाके कुछ भी करो तो इलाज के अलावा कोई भी मतलब आपको कैंसर से बचा नहीं सकते। तीसरी मिथ हमने देखा है। चौथी मिथ जो ये है, तो पेशेंट को ये लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये नेग्लिजेंस की वजह से जो पेशेंट की अटेंडर है, जो भी है, इस पेशेंट को नेग्लेक्ट कर देते। तो वो भी हमने कई सारी मिथ है, उनको सबको हम काउंसलिंग करते रहते हैं हमेशा। तो ये पांचवा वाला मिथ जो है वो कई सारी जगह में हमने देखा है, रेडिएशन की वजह से कई डॉक्टरों ने एडवाइस किया होगा आपको रेडिएशन जरूरत है कैंसर के लिए। तो इन्होंने जाके गांव में किसी से भी थोड़ा सा गरम गरम आयरन रॉड रहता है, आयरन रॉड, उसमें से ये लोग मतलब जिस जगह में कैंसर है उधर उनको मतलब चीटी लगाने से। सो ये रेडिएशन अलग है, जो हम रेडिएशन देते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन। ये आग की आग मतलब उसमें से कुछ लेके उसको डालने से कोई कैंसर घट नहीं सकते। और आप लास्ट डिस्कशन में जो बताया, तो कई सारे पेशेंट अभी भी मतलब समझते हैं वो बाबा के पास जाने से कैंसर कम हो सकता है, ये बाबा के पास जाने से कम हो सकता है, और बाबा रामदेव का सिरप है वो पीने से आपका कैंसर कम हो सकता है। ये सारी मिथ्स हमने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है। ये सारी रूटीन प्रैक्टिस में ये प्रूव्ड नहीं है। तो कॉमन पीपल को हमारा ये मैसेज जाना चाहिए, ये प्रूव्ड स्टडी जो नहीं है, जो एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा ये कंबाइंड मेडालिटी में जो बताया आपको, रेडिएशन सर्जरी और कीमो, इसके अलावा कोई बीमारी कैंसर के लिए नहीं है। ये कॉमन पीपल आम आदमी समझना चाहिए। क्या मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर होता है? तो कई सारी रेडिएशन है, देखिए आप अपना मोबाइल से भी रेडिएशन मतलब जाएगा, और आजकल की वो वॉचेस जो पहनते हैं उसमें भी आप रेडिएशन एमिट होता है, और ये मोबाइल टावर आपने अभी कहा उसमें भी रेडिएशन एमिट होता है। सर्टेन लिमिट्स मतलब ह्यूमन के लिए सेफ्टी है, तो उसकी वजह से हम लोग अभी तक ये मोबाइल टावर सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। तो ये परमिएबल लिमिट्स में, ये ऑनगोइंग स्टडीज है, कई स्टडी अभी तक उन्होंने मतलब पब्लिश किया है, ज्यादा मोबाइल यूज करने से ब्रेन ट्यूमर मतलब हुआ है। ये अभी तक मतलब प्रूव्ड नहीं है, ऑनगोइंग स्टडीज चल रहे हैं, उसके बारे में आगे सबको जानकारी मिल जाएगी। साबुन लगाने से कैंसर होता है? सोप। साबुन लगाने से, हाँ जी। साबुन लगाने से कभी कैंसर नहीं होगा। वो केमिकल जो परमिएबल है, जो क्या साबुन जिस चीज के लिए हम यूज करते हैं और शरीर में जो भी है कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो निकालने के लिए हम डालते हैं, उसकी वजह से कैंसर नहीं होगा। स्किन कैंसर का सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का कई सारे रीजन है। ये आप देख सकते हो स्किन कैंसर आपने देखा है फार्मर्स, ये जो फार्मर्स है गांव में खेती में काम करते हैं, वो हमेशा कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे तक वो जमीन पे रहते हैं। तो जो सनलाइट, सनलाइट को हम यूवी रेस कहते हैं, ये यूवी रेस एक्सपोजर ज्यादा जब हो जाता है शरीर में, वो टॉलरेबल लिमिट में नहीं रहता है, इन फ्यूचर में उसको स्किन कैंसर आने की संभावना है। और कई सारी स्किन डिजीजेस है, क्रोनिक स्किन डिसीजेस है, स्केबिस है, सोरियासिस है, और कई सारे स्किन क्रोनिक डिसीजेस रहता है, उनको भी इन फ्यूचर में स्किन कैंसर आने की संभावना रहता है। कई सारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, HIV पेशेंट है, HBsAg पेशेंट है, कई सारे वायरल इन्फेक्शन है, इन इन तमाम पेशेंट में इम्यूनिटी कम रहता है। इन पेशेंटों में इन फ्यूचर में आपका ये जब बीमारी कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपको स्किन कैंसर आने की संभावना रहता है। और रेकरेंट इन्फेक्शन और रेकरेंट स्किन अल्सर्स जो काम करता है, उनको भी आप स्किन कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। मेकअप मतलब महिलाएं औरतें जो मेकअप करती है, मेकअप किट कैंसर में कोई भूमिका अदा करता है क्या? मेकअप से अभी तक मतलब ऑनगोइंग ट्रायल्स में जो केमिकल है वेरी करोसिव, जो एसिड है जो भी है, देखिए आजकल मतलब एक स्टैंडर्ड ISI गाइडलाइंस इंडिया में बना रखा है
जो भी मतलब आपका मेकअप रहेगा, जो भी आपका जो ब्यूटिशियंस यूज करेंगे, उस सब में आईएसआई मार्क लगाना जरूरी। वो हेल्थ हजार्ड नहीं करना चाहिए। जो कमिटी बैठता है इंडिया में, तो अच्छे से उसको सारी चीज जांच करके आईएसआई मार्क देते। तो अभी भी मतलब कई सारे क्रोनिक, देखिए, सारी मेकअप मतलब नुकसान नहीं करेगा। कई सारी मेकअप रहता है वो विलेज साइड में जो आईएसआई मार्क नहीं है, जो जो भी है लोकल यूज करते हैं। आप देख सकते हो मेले में लगता है, फेयर में लगता है, कई सारी जगह में वो सारी आईएसआई मार्क नहीं रहते। वो कहाँ से बनाया है, कैसे बनाया है, क्या क्या मटेरियल यूज कर रहा है, हमें पता नहीं रहता है। वो क्रोनिक यूज करने से कई सारी हमने देखा है स्किन कैंसर आया है। तो ये इसके बारे में ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और ऑनगोइंग स्टडीज हैं। उसके बारे में इंडिया में अभी तक मेजर केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मुझे ये कहना है, जो मेकअप जो भी आप यूज करोगे महिलाओं, तो वो आईएसआई मार्क या अच्छा मतलब कंपनी का यूज करना जरूरी है। कोविड पेशेंट जिन्हें एक बार कोविड हो चुका है, क्या उनके उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं? नहीं, कोविड पेशेंट को कैंसर की संभव नहीं देखा है। अभी ये कोविड रिसेंटली आए हैं, तो 2019 से अभी ऑनगोइंग ट्रायल्स चल रहे हैं, वो स्टडीज जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, जो भी पेशेंट को कोविड हुआ है उसको कैंसर की रिस्क, ज्यादा रिस्क तो हाइपरटेंशन और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो हम कहते हैं हार्ट अटैक, तो इनका प्रॉब्लम ज्यादा है। कैंसर का प्रॉब्लम तो उनको रिस्क ज्यादा नहीं है। ऐसा कोई सिम्टम्स जिसको देखकर हम अलर्ट हो जाएं कि कैंसर आगे खड़ा है, हमें कैंसर हो सकता है फ्यूचर में? तो जो अलग अलग ऑर्गन्स रहता है हमारा शरीर में, आप मतलब सुने होगा, ये पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर आया है, ये पेशेंट को सर्विक्स कैंसर आया है, एक पेशेंट को इसोफेगस कैंसर है। अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग सिम्टम रहता है। जो कॉमनली हम मतलब ये लेके चलते हैं। तो ये आदमी है, उसको 50 किलो था, अभी वो 40 किलो हो गए एक महीने के अंदर अंदर। तो हम कहते हैं ये ग्रॉस वेट लॉस। जो भी कैंसर है वो वेट लॉस करता है। तो इनको आप मतलब अच्छे से जांच कराना है, या तो अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाना है कैसे इसको वेट घट गया, पहली चीज। दूसरी चीज है कैंसर का, वो पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है। तो कुछ भी आप बना के खिलाओ, चाहे पूरी दो, चाहे चपाती दो, जो भी दो, वो एक या दो, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। क्योंकि वो कहता है हमें पेट भर गया, हमें उल्टी होने की संभावना हो रहा है, ये नाजिया वॉमिटिंग कर सकता है। तो इस पेशेंट को कई कम से कम एक हफ्ते से ये कुछ नहीं खा रहा है ढंग से, और ये 15 दिन से कुछ नहीं खा रहा है ढंग से, तब उसको अच्छे से जांच कराना है। लॉस ऑफ वेट है और लॉस ऑफ एपेटाइट है। और लंग कैंसर और इसोफेगस कैंसर में कई सारे पेशेंट हैं। तो हम डॉक्टर साहब, हमें कास्ते कास्ते मुंह से खून निकल गया। तो डॉक्टर साहब, मेरे स्पुटम में खून आया है, बलगम में। तो ये आपको रेड सिग्नल दे रहा है। और उनको अच्छे से जांच कराना है, कैसे उसको खून आया है स्पुटम में, कैसे उसको कास्ते से खून निकाला है मुंह से। और कई पेशेंट आता है तो आपको पेशाब में एक बार खून हो गया सर, खून आ रहा है, पेशाब रेड कलर जा रहा है, या पेशाब आई येलो कलर जा रहा है, ये सारी सिम्टम्स हैं। आपको मतलब अलर्ट कर दे रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है शरीर में, आपको अच्छे से डॉक्टर को दिखाना है या तो जांच कराना है। और पेट में कोई गांठ है और पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, बार बार मतलब दस्त हो रहा है, या तो मोशन सही से पास नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है। और कई सारे पेशेंट को ये रहता है, ब्लरिंग ऑफ विजन रहता है, तो थकान है, सिर दर्द है। और कई पेशेंट को ये ब्रेस्ट में गांठे हैं, गांठ में से ब्रेस्ट में से खून आया है, या ब्रेस्ट में से मवाद के पानी आ रहा है, या पस आ रहा है, ये सारी आपको सिग्नल देते शरीर। तो उस टाइम पे आपको तुरंत आपके आसपास कोई है, एमबीबीएस डॉक्टर है, जो भी है, उनसे आपको मिल के सलाह लेना चाहिए क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, और अच्छे से उसको जांच कराना है। जब भी आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। मतलब हमारा शरीर हमें खुद बता रहा होता है कि तुम्हें ये बीमारी होने वाली है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा कि शरीर क्या कह रहा है, वो समझना होगा, हमें देखना हाँ, होगा। ये समझना जरूरी है।
जी डॉक्टर, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा हम सभी को पता है कि कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। तो ये 4 स्टेज में कैंसर किस तरह से ग्रो करता है और इसको कैसे समझ, मतलब आसान भाषा में अगर हमें समझाना हो कि कैंसर के 4 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ग्रो प्रोसेस इसका क्या है वो बताइए जरा। देखिए, कैंसर में 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज ये देखिए, आपका अलग अलग कैंसर का अलग अलग स्टेजिंग करते हैं। देखिए, इसोफेगस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है। सिंपल सिंपल से बताना है। स्टेज वन है जो आर्गन है। मान के चलिए हम ब्रेस्ट के बारे में बताएंगे। स्टेज वन है ब्रेस्ट की गांठ, जो भी है खाली ब्रेस्ट के अंदर ही रहता है। वो भी गांठ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहता है, उसको हम स्टेज वन कहते हैं। स्टेज टू, ये गांठ 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का बड़ा है, और अगल बगल में जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हम कहते हैं, वो कैंसर के सेल, जो भी शरीर में आपको वेन रहता है, आर्टरी रहता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज रहता है। जो आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीनेटेड बेड, और वेन कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड बेड, और जो बची हुई ब्लड है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से निकलता है। जिस लिम्फेटिक ड्रेनेज से कैंसर मतलब ड्रेन हो जाएगा, जो लिम्फ नोड्स में फैलेगा। ये आसपास लिम्फ नोड में फैला है, जो स्टेज टू। अगल अगली वाली मतलब चेस्ट वॉल में ये लिम्फ नोड रहता है, और सुप्राक्लैविकुलर रीजन में लिम्फ नोड रहता है, इसमें ये पहुंच गया तो स्टेज थ्री। और आसपास ऑर्गन में, अपोजिट ब्रेस्ट में, जो राइट ब्रेस्ट में ये गांठ है वो लेफ्ट ब्रेस्ट में पहुंच गया, ये लंग्स में पहुंच गया, ये हड्डी में पहुंच गया, दिमाग में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, कई सारे ऑर्गन में पहुंच गया, तो ये स्टेज 4 कहा जाता है। अर्ली स्टेज में हमें कैंसर पकड़ने से जो कंप्लीट क्योर करा सकते हो। ये स्टेजिंग किस चीज के लिए करा सकते हैं, क्योंकि स्टेजिंग के बाद हम लोग ये डिसाइड करना है पेशेंट को कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। और कई सारे कैंसर है। कुछ कैंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेल है 2 सेल होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेते हैं। कई सारे कैंसर है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, आप समझ लिए, 1 सेल 2 सेल होने कम से कम हफ्ते भर या तो मंथली भर टाइम लेता है। कई सारे कैंसर सेल है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बढ़ जाता है, 1 सेल 2 होगा, 2 4 होगा, फिर 16 होगा। ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑफ द कैंसर सेल। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा कैंसर है जो बहुत ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है, जिसके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे वर्ल्ड हैं? वर्ल्ड वाइड में आपको ये कैंसर है, लंग कैंसर कॉमनेस्ट, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। और ज्यादा मेल्स में हम लंग्स में देखते हैं, क्योंकि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये स्मोकिंग। तो उसके लिए सारी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इतना आपको हेल्थ के बारे में एडवर्टाइज डालते हैं, टोबैको इज वेरी इंजूरियस वेल। तो 10 या तो 15 मेल्स में एक आदमी को कैंसर आ रहा है इंडिया में, लंग कैंसर। फीमेल में हम ज्यादा तरीके से ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर देखते हैं। तो इंडिया में ज्यादा तरीके से सर्विक्स कैंसर और ओवरियन कैंसर भी देखते हैं। अब्रॉड में आप मतलब ऑल और वर्ल्ड वाइड में आप फीमेल्स में देखोगे तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन। ब्रेस्ट कैंसर इतना तेज क्यों बढ़ रहा है, मतलब कोई खास रीजन है कि इसके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर ये वजह से हमने डिस्कस किया फैट। तो फैट की वजह से ये ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन मतलब वो जाता है ज्यादा। सो ये भी एक, मान के, ये भी है एक रिस्क फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जब फैट शरीर में डिपॉजिट होता है, ये ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोडायल लेवल ये ज्यादा होने से ये कैंसर सेल्स ब्रेस्ट सेल्स में मतलब पैदा होने के लिए संभावना है। और दूसरी चीज है, कई सारे मतलब रिस्क फैक्टर्स है फीमेल्स में, अर्ली मैरिज। तो आपने देखा होगा 12 साल में इसको शादी कर लिया, अब 14 साल में शादी हो गया, तो अर्ली मैरिज वो भी रिस्क फैक्टर है। ज्यादा 14 साल में वो शादी हो जाएगी, 15 या 16 साल में इसको बच्चा हो जाएगा। तो अर्ली मैरिज और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट सेल्स जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और लेट मेनोपास मतलब आप
जब ये आप सुना होगा, तो इसको मेनोपॉज हो गया, आज से इसको साइकिल बंद हो गया। ये मेनोपॉज लेट मेनोपॉज, नॉर्मली तो 40 to 45 ईयर्स में मेनोपॉज होता है। कई सारे फीमेल्स को हमने देखा है वो 50 साल को मेनोपॉज हो जाता है। सो ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ मेनोपॉज की वजह से ये हार्मोनल लेवल एक्सपोजर ज्यादा रहता है फीमेल में। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, लेट मेनोपॉज और मल्टी पैरा मतलब आप आजकल आप देख सकते हो 2 या 3 बच्चे के लिए तो ये स्टेरिलाइजेशन करा देते। पहले हम आप देखते थे कम से कम 10 बच्चे हैं, इसको 11 बच्चे हैं, तो इसको 13 बच्चे हैं। तो 1-2 बच्चे में वो बंद नहीं करते थे। तो इतना ज्यादा बच्चे पैदा होने से जो एक्सपोजर ज्यादा रहता है पेशेंट को, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सो उन सारी पेशेंट को हम लोग बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का हमने देखा हुआ। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और एक ये आजकल आपने देखा है स्मोकिंग और अल्कोहल का, पहले आप सोचते थे खाली मेल पुरुष लोग मतलब खाली स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल लेते थे। आजकल के जमाने में सारी फीमेल्स और ये स्मोकिंग और अल्कोहल, सारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और एक ये फूड हैबिट्स है। फूड हैबिट्स में ज्यादा जंक फूड लेना है, ज्यादा फैटी चीज लेना है, कोलेस्ट्रॉल चीज लेने से आपको कैंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और एक जेनेटिक फैक्टर, जब आप कहीं सुना होगा मेरा मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, मेरा ग्रैंड मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। ये 3rd डिग्री रिलेटिव और 2nd डिग्री रिलेटिव को कैंसर आने की संभावना ज्यादा है। वो जीन की वजह से BRCA1 और BRCA2 जीन जो रहता है शरीर में, वो जो एक बार एक्सप्रेस हो गया या तो ग्रैंड मदर या मदर को, उसकी आने वाली फीमेल मतलब उनकी फैमिली में वो ध्यान रखना चाहिए। रेगुलरली 25 साल के बाद उसको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा है उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर आने के लिए। तो ये सारी रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर आने का। ये सारी चीज सब लोग मतलब ध्यान पे रख के रेगुलर स्क्रीनिंग करा करा के उसको अब हम ब्रेस्ट कैंसर से कम्प्लीटली क्योर करा सकते हैं। ठीक है। कैंसर के स्ट्रेस और फियर को कैसे मैनेज करें? क्योंकि अगर फैमिली तो में किसी एक को कैंसर हो गया तो पूरा परिवार उसे डरने लगता है। पेशेंट खुद एकदम वो दिन भर उसको अगर फर्स्ट स्टेज का भी कैंसर है तो वो अपने आप को समझता है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। तो ये तो कैसे मैनेज ये करेंगे? तो ये साइकोलॉजिकल वो है जो सारी पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड में सब लोग ये सोचते हैं कैंसर मतलब कैंसल। जब एक बार कैंसर डायग्नोस हो गया उसका दिमाग में ये बैठता है हम 6 महीने रहेंगे या तो 1 साल रहेंगे या तो 2 महीने ही रहेंगे। तो ये दिमाग से हटाना चाहिए। जो आजकल भी है ये इतना सारा साइबर नाइफ, गाबा नाइफ, टारगेटेड थेरेपी, ये जमाने में हम बैठ के कैंसर को पहले लाइलाज कहते थे। आज हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हो, अच्छे कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं और कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं जो कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। हम लोग अच्छे से स्क्रीनिंग कराएंगे तो कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं। पहले 2000 और 1990 में आप बच्चेदानी का कैंसर बिल्कुल ठीक कर नहीं सकते। आज 2024 में बैठ के हम लोग बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कई सारे कैंसर से वो कंप्लीट क्योर कर रहे हैं और ये मरीज 5-5 साल, 6-6 साल जिंदा रह रहे हैं। तो ये स्क्रीनिंग और ये हेल्थ एजुकेशन ये जरूरी है तो सारी पेशेंट के लिए। कैंसर की रोकथाम के लिए किसी वैक्सीन पे काम हो रहा है क्या दुनिया में? कई सारी वैक्सीन है। कॉमनली वो सर्विक्स के लिए तो कैंसर आया है। सो IFP शेड्यूल अभी रिसेंटली जो निकाले हैं सर्विक्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए। 9 साल से 14 साल तक जो भी है फीमेल्स है सबको सर्विक्स का वैक्सीन 2 आया है, गार्डिसेल और सर्वरिक्स। इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन आप डालने से HPV वायरस उनका प्रिवेंट करने के वजह से वो बच्चेदानी का कैंसर हम बचा सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज हेपेटाइटिस वायरस है, वो भी एक खतरनाक वायरस है, वो लिवर कैंसर और कई सारे कैंसर कर सकता है।
उनको भी हमें वैक्सीन ढूंढ डाला है। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डालने से वो लिवर कैंसर भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एप्स्टीन बार वायरस है, उनको भी हमने मतलब ढूंढा है। और कई सारी ट्रायल्स चल रहे हैं, ऑन गोइंग ट्रायल्स है। तो कई सारी वैक्सीन को कई सारी कैंसर को वैक्सीन का ये ट्रायल में इन फ्यूचर वैक्सीन आ सकता है। ओके। डॉक्टर प्रदीप, अभी कुछ समय पहले मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये मेंशन था कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सच है? स्ट्रेस की वजह से कैंसर नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन है, जो डायबिटीज है, और कई सारी बीमारियां हैं, वो हमने देखा है। स्ट्रेस की वजह से कैंसर वो भी मतलब एक ये होगा, क्योंकि वन ऑफ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं हम। अभी तक हमने पूरा स्ट्रेस की वजह से कैंसर आया है वो प्रूव स्टडी कोई कुछ हम पढ़ा ही नहीं है उनके बारे में। ऑनगोइंग ट्रायल आगे हम करना पड़ेगा स्टडीज। ओके। डॉक्टर, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। एक आम इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता कि वो कैंसर का इलाज करा सकता है। तो देश में ऐसे कितने अस्पताल हैं या कौन कौन से अस्पताल हैं जहाँ पे कैंसर का इलाज मुफ्त है या फिर वो सब्सिडी के थ्रू होते हैं? तो कई आप इंडिया में कई सारे अस्पताल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो बड़े बड़े अस्पताल खुला है, सबने सुना होगा टाटा मेमोरियल मुंबई, ये भी सबसे बड़ा अस्पताल है। उनमें भी सब्सिडाइज रेट में मिलता है, पूरा मुफ्त नहीं मिलता है, वो ट्रस्ट है, टाटा मेमोरियल ट्रस्ट है। और कई सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट अस्पताल है, जैसे कर्नाटका में एक किदवई कैंसर संस्था है, वो आयुष्मान भारत के मतलब कार्ड की वजह से मुफ्त इलाज मिलता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल कैंसर संस्था है। केरला में रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम है, और आंध्र प्रदेश में भी उनका खुद का सेंटर है। हर स्टेट में अलग अलग की कैंसर संस्था है। वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो आपको मुफ्त में या तो सब्सिडाइज रेट में आपको फ्री में इलाज कर रहा है। जो प्राइवेट वाले हैं वो मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, तो जो पैसे से इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है। सबसे डेंजर कैंसर कौन सा है जो हो गया तो वो मतलब काफी स्ट्रगल है? हम ये तो नहीं कहेंगे कि कैंसर हो गया तो मर जाएगा वो इंसान, लेकिन खतरनाक कौन सा है जिसमें चांसेस कम है खतरनाक सरवाइव करने के? हमारे एक्सपीरियंस में जो देखा है, पैनक्रिएटिक कैंसर और लिवर कैंसर, ये बहुत खतरनाक कैंसर है। वो मरीज को हमने जब डायग्नोस किया है, पैनक्रिएटिक कैंसर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, इस पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 6 महीने के अंदर हम मरीज को, कई पैनक्रिएटिक कैंसर पेशेंट को हमने देखा है, जब डायग्नोसिस आज हुआ है इसको पैनक्रिएटिक कैंसर है, 1 हफ्ते के अंदर वो मरीज निकल जाता है। तो ये पैनक्रिएटिक कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर। इसके लक्षण क्या है कि हम पहले से समझ जाएं कि ये इस स्टेज पे लक्षण है? ये रहता है, पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, उनकी ग्लूकोज लेवल वेरिएशन रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और पेशेंट को लगातार पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, ये सारे सिम्टम रहता है। उनको पहले से अच्छे से जांच करा के, अच्छे से उसको स्क्रीनिंग करा के पकड़ सकते हैं। तो मरीज नेग्लेक्ट की वजह से वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स है कि पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। ये हर पेट दर्द कैंसर तो नहीं हो सकता है? तो नहीं, हर पेट दर्द कैंसर नहीं हो सकता है। ये सारी कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, जब उल्टी हो रहा है पेशेंट को, जब पेट में दर्द हो रहा है, लगातार दस्त, कुछ कोई भी दवाई दे दो, तो कुछ भी दवाई दे दो, दस्त कंट्रोल नहीं हो रहा है, और पेशेंट को फीवर है, बुखार है का लगातार 15 दिन से, हम ये नहीं कह रहे अभी आप समझ लिए दस्त है तो दवाई देने से वो एपिसोड तो कम हो जाता है। तो सुबह से 12 बार दस्त दस्त किया है, 12 टाइम्स इन्होंने दस्त किया है, दवाई देने के बाद कम से कम उसको 3 बार कम हो जाता है। तो ये मरीज को कुछ भी आप दवाई दो, दस्त कम नहीं होगा। जो सारी दवाई देने के बाद भी उसकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है, उसको वेरिएशन हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम है। और उसका बुखार, कुछ भी डोलो 650 दे दो, पैरासीटामोल दे दो, कोई भी हायर एंटीबायोटिक दे दो, कम नहीं हो रहा है। तो लगातार उल्टियां हो रहा है पेशेंट को, चाहे कौन सा भी महंगा ही आपको दवाई दो,
इन सारी लक्षणों को आपको पकड़ के उसको अच्छे से जांच कराने से जल्दी पकड़ सकते हो, और जो तुरंत अभी ईयर सेंटर को आप जाने से डायग्नोस करके उसको अच्छे से इलाज कर सकते। ठीक है डॉक्टर, आपने बहुत लगभग सभी मुद्दों पे बातचीत करी, हर तरह की बीमारियों पे हमने कैंसर से रिलेटेड बात करी। बहुत उपयोगी जानकारी है दर्शकों के लिए। कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, आप जिस अस्पताल को देख रहे हैं वहां के बारे में, कि जिससे अगर कोई कैंसर का पेशेंट है जिसको अगर कुछ इलाज कराना है तो वो आपसे कनेक्ट कर सके। जो हमारा अस्पताल है श्रीनिवासा कैंसर अस्पताल है, वो नागरबावी है बेंगलुरु में। तो इस अस्पताल में हमारे पास सारी इंश्योरेंस टाइप है, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस है या गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, और ये आयुष्मान कार्ड से भी हमारा इलाज मुफ्त है। हमारे यहाँ तो कीमोथेरेपी और सर्जरी ये सब हमने मुफ्त में कर रहे हैं सारी पेशेंट को। और रेडिएशन के लिए हमारा पास एचसीजी अस्पताल का टाई अप है, वहाँ हम रेडिएशन दे रहे हैं। और हमें अभी तक कम से कम 15 500 पेशेंट को हमने इलाज किया है जब से ये अस्पताल हमने चालू किया है तब से। सो अभी रिसेंटली हमारा बीपीएल कार्ड से भी हमें मुफ्त इलाज कराने के लिए पेशेंट को हमने आयुष्मान भारत में भी हमारा हॉस्पिटल को हमने एनरोल किया। इधर कोई भी हमारा मरीज आए आयुष्मान कार्ड लेके, इधर पूरा आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। और हमारा अस्पताल को अभी सीजीएचएस और ईएसआई के लिए हमने अप्लाई किया है, अभी वो एनरोल होने वाला है। प्राइवेट इंश्योरेंस जो भी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगेयर, एचडीएफसी, जो भी इंश्योरेंस रहेगा उसमें आपको इधर कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। हमारा हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, कैंसर की सर्जरी, सारी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। और मरीज वो अच्छे से हमारे लिए रिव्यू दे है। बेंगलुरु में बेंगलुरु में सबसे बड़ा कैंसर सेंटर्स भी है। उन कैंसर सेंटर में जब मरीज वो महंगाई की वजह से जब ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, तो हमारा संस्था में वो मरीज आ सकता है और इधर उसको लाभ उठा सकता है। ठीक है डॉक्टर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमने उन सारे सवालों के जवाब देने की आपने कोशिश करी है जो लोगों के अंदर मिथ है या फिर वो जानना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।